हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। हम आज कक्षा 10 के चैप्टर 1 का वन शॉट देखने वाले हैं। इस पूरे एक छोटे से लेक्चर के अंदर हम सारे के सारे टॉपिक खत्म करने वाले हैं एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, चैप्टर 1 है साइंस का, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सबसे पहले चैप्टर में हम समझने का प्रयास करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया ऐसे समझो कि आप सुबह उठे, सुबह उठने के बाद आप किचन में गए, किचन में जाने के बाद मतलब नहाए धोए, उसके बाद किचन में गए, आपने उसमें चाय बनाना स्टार्ट कर दी। उसमें आपने चीनी डाली, पानी डाली, दूध डाला, पत्ती डाला और पूरी चीज मिश्रण होने के बाद एक नई लास्ट में एक चीज मिली जिसे बोलते हैं चाय। तो इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर किसी नए गुण धर्म वाले, किसी नई प्रॉपर्टी वाले, नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उस पूरी प्रक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया से ही जुड़ा हुआ है। रासायनिक अभिक्रिया को उचित प्रतीकों द्वारा, उचित प्रतीकों चिन्हों द्वारा प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे मैंने क्या बात करी कि भाई मैं चाय बना रहा था, ठीक है, मैं रासायनिक समीकरण अब लिख रहा, एग्जाम्पल की बात करूं, मैं रासायनिक समीकरण लिख रहा हूं। ठीक है, जैसे मैं चाय बना रहा था, चाय बनाने के लिए मैंने उसमें पानी डाला, मान लो पानी का फॉर्मूला है ए। ठीक है, फिर उसके अंदर मैंने चाय पत्ती डाल ली, मान लो चाय पत्ती का फॉर्मूला है बी। उसमें मैंने चीनी डाल ली, उसका फॉर्मूला है सी। उसके अंदर मैंने दूध डाला, उसका फॉर्मूला है डी। ठीक है, फिर जो पूरी रिएक्शन हुई उसे मैंने गरम वरम करा, गर्म करा, गर्म करने के बाद जो पूरी लास्ट में जो प्रोडक्ट बना, चाय बना, मान लो उसका फॉर्मूला है ई। तो इस तरीके से पूरी अभिक्रिया को प्रदर्शित करना ही हमारे पास क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। ठीक है सर, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण और रासायनिक समीकरण का उदाहरण अच्छे वे में दे दो। ठीक है, देखो जरा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण कैसे देंगे कि जब हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। ये हमारे पास किसका उदाहरण हो गया? रासायनिक अभिक्रिया का। आपको स्क्रीन में पूरे के पूरे नोट्स मिल रहे होंगे और प्रॉपर नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे। आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। पूरे हैंड रिटन नोट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, अब उसकी रासायनिक समीकरण कैसे लिखेंगे सर? जो आपने भी रासायनिक अभिक्रिया दी, तो मैंने बोला कि हाइड्रोजन गैस रिएक्शन कर दिया क्लोरीन गैस से, क्लोरीन गैस से, और इधर बनता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ये रासायनिक अभिक्रिया थी। समीकरण क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला होता है H2, क्लोरीन गैस का फॉर्मूला होता है Cl2। पूरी रिएक्शन कंप्लीट हुई और मेरे पास बन गया HCl। क्या बन गया? HCl। सर ये 2 कहां से आया? ये 2 होता है भाई जब हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना सीखेंगे कि भाई मेरे पास इधर 2 हाइड्रोजन थे, 2 Cl थे, इसलिए मैंने इसके सामने 2 लगाया क्योंकि इधर भी 2 हाइड्रोजन होने चाहिए, 2 Cl होने चाहिए। ठीक है, H2Cl2 आपस में अभिक्रिया करके HCl बनाते हैं। चूंकि इधर हाइड्रोजन 2 थे, इधर Cl 2 थे, इसलिए मेरे सामने 2 आ गया। क्लियर है? या आगे हम टॉपिक में सीखेंगे, टेंशन मत लीजिए। तो ये मेरे पास उदाहरण हो गया रासायनिक समीकरण का और रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण मैं ऊपर दे चुका हूं ये आपको। अब इसी के अंदर समझने का प्रयास करो कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो चीज भाग लेती है, ये रासायनिक अभिक्रिया के अंदर भाग ले रहे, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो चीज भाग लेती है उसे हम बोलते हैं अभिकारक, उसे हम बोलते हैं अभिकारक। और किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ कहलाता है उत्पाद। बनने वाला पदार्थ कहलाता है उत्पाद। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है, अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, ये सब हम चीज पढ़ चुके। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, और ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार से आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और लॉन्ग में भी क्वेश्चन आ सकता है 5 नंबर में। ध्यान से पढ़ना, सारी अभिक्रियाओं के प्रकार हम पढ़ना स्टार्ट कर दे एकदम आसान तरीके से। ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जिसमें हमारे पास सबसे पहली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया से मतलब समझो, संयोजन का मतलब क्या होता है? संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। तो जब दो चीजें आपस में जुड़ गए किसी एक चीज के अंदर, भाई जुड़ने के लिए कम से कम 2 चीज चाहिए होती है,
तो जब कम से कम दो चीजें या दो से अधिक चीजें आपस में जुड़ के किसी एक नई चीज का निर्माण कर रहे, तो उस प्रकार की चीज को हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। थ्योरी में कैसे लिखेंगे कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर किसी नए गुण धर्म वाले एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं या एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण, एग्जाम्पल एग्जाम्पल अभी आपने देखा था कि H2 और Cl2, भाई दो पदार्थ हैं, H2Cl2 दो पदार्थ हैं, दोनों आपस में मिले और एकल पदार्थ का निर्माण करा HCl का, एकल पदार्थ का निर्माण करा HCl का। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस है, ये क्लोरीन गैस है और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। एक और एग्जाम्पल दे दो सर हमें, एक और एग्जाम्पल देखो फटाफट। मान लो मेरे पास CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन मैंने करा दी CO2 गैस से, और इधर मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। ये कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, इसने रिएक्शन करी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और मेरे पास बन गया कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसमें भी दो चीज आपस में मिलकर एक चीज का निर्माण कर रही, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोल लेंगे? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अभिक्रिया स्टार्ट करते हैं। देखिए नंबर 2 है हमारे पास वियोजन अभिक्रिया। अब संयोजन मतलब जुड़ना और वियोजन का मतलब टूटना, यानी कि जब एक चीज एक से अधिक पदार्थों में, यानी कि 2 में, 3 में, 4 में टूट जाती है, तो उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। थ्योरी में कैसे लिखेंगे कि जब एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण सर, उदाहरण देखो, मान लो मैंने कैल्शियम कार्बोनेट जो अभी बना था मेरे पास, कैल्शियम कार्बोनेट को मैं गर्म कर दूं, क्या कर दूं? गर्म कर दूं। ये गर्म करने का सिंबल है भाई, गर्म करने का चिन्ह है। ठीक है, तो मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा और CO2 गैस बन जाएगी। ठीक है, तो इसमें एक अभिकारक दो चीजों में टूट गया, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब वियोजन अभिक्रिया में भी भाई आगे जाकर डिवाइड कर दिया गया है कि हम किस किस तरीके से किस चीज के आधार पर तोड़ रहे। जैसे कि ये वाला जो एग्जांपल है किसका है? गर्म करने के आधार पर, यानी कि ऊष्मा द्वारा, ऊष्मा द्वारा। हम इसे कैसे तोड़ रहे? ऊष्मा के द्वारा। इसके अंदर भी पहला पार्ट है ऊष्मा के द्वारा। तो जब हम ऊष्मा के द्वारा तोड़ेंगे, उसका एग्जांपल हो गया ये। दूसरा, हम विद्युत धारा के आधार पर भी तोड़ सकते हैं, विद्युत धारा के आधार पर भी तोड़ सकते हैं। सर इसका एग्जांपल क्या है? मान लो भाई मेरे पास H2O था, इसके दो मॉलिक्यूल ले रखे हैं मैंने, इसमें मैंने विद्युत धारा डाल दी, विद्युत धारा डाल दी, तो ये हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। इधर हाइड्रोजन 2 दूनी 4, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, 2 दूनी 4, तो इसमें 4 हाइड्रोजन है, तो मतलब इधर 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन हो गए। जिसके सामने कुछ नहीं होता वहां पे एक होता है भाई, जहां कुछ नहीं होता वहां पे एक होता है। एक की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो कितने बैठ गए? 2, तो ऑक्सीजन 2 है। तो हम विद्युत धारा की उपस्थिति में भी तोड़ सकते हैं। इसके अलावा हम प्रकाश की उपस्थिति में भी तोड़ सकते हैं भाई चीजों को। जो प्रकाश होता है ना, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश यानी कि लाइट, लाइट की प्रेजेंस में भी हम तोड़ सकते हैं। उसका एग्जांपल क्या है सर? उसका एग्जांपल है AgCl। जब 2AgCl को हम सनलाइट डाल लेंगे, सनलाइट डाल लेंगे, प्रकाश डाल लेंगे, 2AgCl में सनलाइट डाल लेंगे, तो ये Cl2 में और 2Ag में टूट जाता है। ठीक है, एक क्लोरीन गैस में और एक सिल्वर में Ag में टूट जाता है। तो तोड़ने का तरीके 3 हैं। एक तो ऊष्मा के द्वारा, इसका एग्जांपल ये रहा, एक विद्युत धारा के द्वारा, जिसका एग्जांपल ये रहा, एक सूर्य के प्रकाश के द्वारा, जिसका एग्जांपल ये रहा। हम 3 तरीके से चीजों को तोड़ सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ नीचे आ रहा है या नहीं। ठीक है, एकदम आ रहा है, बढ़िया, जगह भी बची हुई है। उम्मीद है दूसरी अभिक्रिया अब आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरी अभिक्रिया की तरफ। चलिए, नंबर 3 अभिक्रिया का नाम है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया पढ़ने से पहले अगर आपको हमारा लेक्चर यहाँ तक पसंद आया तो प्लीज आप अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। पूरा लेक्चर इसी तरीके से आसान तरीके से हम फिनिश करने वाले हैं, ये वाला, और इसके साथ साथ अगले वाले चैप्टर को भी हम इसी तरीके से फिनिश करेंगे। आप अगले चैप्टर को मिस ना कर पाओ तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लें।
चलिए स्टार्ट करते हैं। विस्थापन अभिक्रिया की हम बात करेंगे। विस्थापन का मतलब क्या होता है? विस्थापन 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 यानी कि एक जगह को हटा के दूसरी एक जगह पे चला जाना। विस्थापन का मतलब, मान लो कि मैं क्या हुआ, देखो मान लो कि आप किसी सीट पे बैठे हो गाड़ी के अंदर, एक किसी सीट पे बैठे हो, ऐसे समझो, देखो मान लो ए जो है वो अकेला बैठा है और बी सी दोनों पेयर में बैठे हैं, ठीक है। एक कोई लड़का है मेरे जैसा अखंड सिंगल, और भैया एक तुम्हारे जैसे लड़के हैं, लड़कियों के साथ बैठे हैं भाई साहब, पेयर में बैठे हैं, तो बैठे हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं क्या करूं, ये तुम हो भाई साहब, ये तुम्हारी समझ गए होंगे, ये मैं अकेला हूं अखंड सिंगल, लेकिन मेरी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है। तो मैंने क्या करा, मैं आया यहाँ पे, तुम्हारा ये वाला बॉन्ड तोड़ा कि ये निकल यहाँ से, और भगा दिया तुम्हें कि चल निकल हम जुड़ेंगे, और मैं जुड़ गया और तुम अलग निकल गए। तो यही होता है भैया विस्थापन अभिक्रिया। क्या होता है कि जब एक अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक में से किसी तत्व को विस्थापित कर देता है, तो इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। दोबारा मैं आपको थ्योरी बोल लूंगा कि एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से विस्थापित कर देता है, इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। जैसे आप क्या थे, अपने पेयर में बने हुए थे, मैं आया अखंड सिंगल आदमी, मैंने आपका पेयर तोड़ दिया और खुद उस पेयर में जुड़ गया, आपको भगा दिया कि चलो भाई साहब मजाक कर रहा था, सीरियस में लेना, हमें पता है भाई आपका सिस्टम कैडा है। चलिए अब इसका एग्जांपल देखते हैं अच्छा सा। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। चलिए एग्जांपल, ये इसका बढ़िया सा एग्जांपल। क्या हुआ कि भैया जिंक एक अखंड सिंगल आदमी, ठीक है, H2SO4 ये पेयर में बैठे हुए आदमी, लेकिन जिंक अधिक क्रियाशील तत्व है, हाइड्रोजन गैस कम क्रियाशील है, तो जिंक क्या कर देगा, इसको विस्थापित कर देगा, इसे कह देगा चल निकल भाई साहब, निकल जाएगा, H2 को फेंक देगा, खुद SO4 के साथ जुड़ जाएगा। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। एक एग्जांपल और हम आपको दिखाऊंगा, एक एग्जांपल और देखो अच्छे वाला, ठीक है। मान लो आपके सामने है Na और इधर है FeSO4, FeSO4, दो Na आपके सामने लगे हुए हैं, ठीक है। रिएक्शन हुई, Na क्या करेगा, Na अधिक क्रियाशील तत्व है, Na क्या करेगा Fe को कि भैया निकल निकल, ये मेरी जगह है, खुद आकर जुड़ जाएगा और Na2SO4 बना लेगा, Fe को कह देगा कि चल भाई साहब निकल यहाँ से, ठीक है। सर ये 2 कैसे लेगा भैया, SO4 पे 2 माइनस चार्ज होता है, Na पे 1 प्लस चार्ज होता है, और इसके पूरे चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए 2 Na लेने पड़ते हैं। ये कैसे होता है आपको इसके लिए मैं अलग से लेक्चर बना दूंगा इसके बाद ही, जस्ट कि ये कैसे हुआ है, टेंशन मत लीजिए। ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का लेक्चर होगा, आप देख लेना फिनिश, और आपको आराम से पता चल जाएगा कि कैसे हुआ है, ठीक है। अभी इतना याद रखिए कि Na ने Fe को निकाल दिया, खुद बैठ गया, 2 Na थे इसलिए 2 Na आ गए। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। बढ़िया है बात, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अभिक्रिया पढ़ते हैं, इसका बड़ा भाई। चलिए नंबर 4 की अभिक्रिया है द्विव विस्थापन अभिक्रिया। द्विव विस्थापन अभिक्रिया, अभी देखियो द्विव विस्थापन का मतलब क्या होता है। एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, उस अभिक्रिया को द्विव विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 बार विस्थापन हो रहा हो, ठीक, आयनों का आदान प्रदान हो रहा हो, उस अभिक्रिया को द्विव विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कैसे भाई, हर चीज ना एग्जाम्पल से समझ में आती है, देखो जरा कैसे। मान लो आपके सामने Na2SO4 था, साथ में HCl था, साथ में क्या था, HCl था, ठीक है। दो HCl, अभिक्रिया हुई, अब 2 बार विस्थापन होगा। 2 बार कैसे कि भैया Na निकला, Na ने कहा इस H2 को ओए निकल निकल भाई मैं जुड़ूंगा, इस Na ने कहा इस H2 को तू निकल भाई साहब मैं जुड़ूंगा, तो ये H2 क्या कहेगा, अच्छा अगर तुम इसके साथ जुड़ेगा तो मैं इसके साथ जुड़ जाऊंगा, तो 2 बार विस्थापन। पहले देखो इस Na ने इस H2 को कहा तू निकल मैं Cl के साथ जुड़ूंगा, तो भैया 2 NaCl बन गया,
ठीक है, 2 Cl थे, 2 Na थे, 2 NaCl बन गया। अब ये H2 बोल लेगा अच्छा अगर तू इसके साथ जुड़ गया तो मैं इसके साथ जुड़ जाऊंगा, तो ये H2 इधर आके जुड़ जाएगा भाई, H2SO4। तो 2 बार विस्थापन हो गया ना। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम बोलते हैं द्विविस्थापन विस्थापन अभिक्रिया। इसमें आयनों का जस्ट आदान प्रदान हुआ है, ये वाला आयन इस वाले आयन के साथ जुड़ गया और ये वाला आयन इस वाले आयन के साथ जुड़ गया। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन विस्थापन अभिक्रिया। एक एग्जांपल और देखना, नंबर 2। मान लो BaCl2 की अभिक्रिया हो रही है, किसके साथ हो रही है सर, किसके साथ करा रहे हो सर आजकल अभिक्रिया, बता नहीं रहे हो। H2SO4 के साथ करते हैं, H2SO4 के साथ, ठीक है। अभिक्रिया हुई, अब एक तो H2 आयन है, एक SO4 आयन है, एक मेरे पास Cl2 आयन है और एक Ba आयन है, ठीक है। BaSO4 के साथ H2Cl के साथ, Ba वाला इसके साथ H2Cl के साथ, तो भैया एक तो बन जाएगा BaSO4। ये Ba क्या कहेगा, OH2 निकल, ये Ba क्या कहेगा, OH2 भाई तू निकल मैं जुड़ूंगा, तो BaSO4 बन गया। फिर H2 क्या बोलेगा, अच्छा अगर तू इसके साथ जुड़ेगा तो मैं Cl के साथ जुड़ जाऊंगा, तो 2 HCl बना लेगा। उम्मीद है ये वाली अभिक्रिया भी आपको समझ में आई होगी। बने रहिए, नंबर 5वीं अभिक्रिया की बात करते हैं। चलिए हम 2 अभिक्रिया एक साथ देखेंगे, ऑक्सीकरण और अपचयन, ठीक है भाई। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना प्लस होना या हाइड्रोजन का हटना माइनस होना। ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का हटना ये क्या कहलाता है, अपचयन। तो कैसे देंगे थ्योरी, कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी अभिकारक में हाइड्रोजन जुड़ रहा है या हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, इस प्रकार की अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और अपचयन में कैसे बोल लेंगे, यदि किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग या ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, उस अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। बढ़िया सर, एग्जाम्पल कैसे देंगे, देखो भाई एग्जाम्पल कैसे देंगे सर, ऐसे देंगे भाई। सोडियम है मेरे पास, ठीक है, मैंने सोडियम की रिएक्शन ऑक्सीजन गैस के साथ करा दी, किसके साथ करा दी, ऑक्सीजन गैस के साथ करा दी। इसके सोडियम के 4 मॉलिक्यूल लगेंगे और मेरे पास यौगिक बनेगा 2Na2O, 2Na2O। 4 सोडियम 2 ऑक्सीजन, 2 एकम 2 ऑक्सीजन। तो भैया इसमें ऑक्सीजन आकर जुड़ा है, तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोल देंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को हम क्या बोल देंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ये थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लग रहा है सर, छोटा सा दे दो ना, छोटा सा एग्जांपल नहीं है क्या भाई, बिल्कुल है, आप फरमाइश तो करो भाई, सब कुछ है आपके लिए हाजिर, ठीक है। जिंक O2 के साथ रिएक्शन कर रहा, जिंक के 2 मॉलिक्यूल ले लो, जिंक के 2 मॉलिक्यूल ले लो और इधर यौगिक बन जाएगा ZNO, 2 मॉलिक्यूल, 2 जिंक 2 ऑक्सीजन 2 ZNO। इसमें भी ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो इसलिए यह अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। दूसरी अपचयन अभिक्रिया, इसका एग्जांपल दिखाओ सर, इसका एग्जांपल दिखाओ सर, इसका एग्जांपल दिखाओ सर। देखो भाई जरा ध्यान से, मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, मैंने इसकी रिएक्शन करा दी H2H प्लस से 2H से और रिएक्शन करा दी। देखो भाई जरा, ये मेरे पास अपचयन का एग्जांपल है, एक डबल बॉन्ड पे मैं रिएक्शन करा रहा, ठीक है, इस कंपाउंड पे, इसका नाम एथीन है, याद रखना इसका नाम एथीन है, एथीन। इसकी रिएक्शन में हाइड्रोजन से रिएक्शन करा रहा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, टूटने के बाद एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर। भाई इन दोनों कार्बन से बॉन्ड टूटता है ना, तो इसके पास भी एक बॉन्ड की कमी, इसके पास भी एक बॉन्ड की कमी, इधर मेरे पास 2 नए नए हाइड्रोजन बैठे हुए, एक हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन इसके पास। तो भैया एक हाइड्रोजन आ जाएंगे, इधर 3 हाइड्रोजन इधर, 3 हाइड्रोजन इधर। तो ये अभिक्रिया कौन सी हो गई, अपचयन अभिक्रिया। क्यों, कैसे होगी सर, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन जुट गई, और जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ते हैं वो कौन सी होती है, अपचयन अभिक्रिया। उम्मीद है अभी तक आपको बड़ा मजा आ रहा होगा, इसी तरीके से बना रही है भाई साहब, पूरा लेक्चर पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो। अगली अभिक्रिया स्टार्ट करते हैं, नंबर 7 आ रहा है क्या, चलिए नंबर 7 वाली अभिक्रिया सीधी जोश के साथ स्टार्ट करते हैं, एकदम पावर के साथ। नंबर 7 अभिक्रिया का नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। अभी हमने ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया पढ़ी इससे पहले वाली,
ये एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एक अणु का तो ऑक्सीकरण होगा और एक अणु का अपचयन होगा, यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा किसी अन्य अभिकारक का अपचयन या उसी अभिकारक का अपचयन हो रहा हो, तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। कहने का मतलब एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा हो, जिसमें अपचयन भी हो रहा हो, इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। बड़ी भयंकर अभिक्रिया भाई साहब, दोनों काम एक साथ करा रही है। और भैया खास बात आपको बताऊं क्या है कि जो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है ना, वो हमारे घर के जो सेल होते हैं, जैसे टीवी में रिमोट चलाने के लिए सेल वगैरह, घड़ी के सेल वगैरह, है ना, वो उनके अंदर होती है रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। आप क्लास 12th के अंदर जब आ जाओगे ना, तो आप पूरा एक चैप्टर पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिकल, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल वाला विद्युत रासायनिक चैप्टर है, उसमें आप पढ़ोगे सेल के बारे में। चलिए अभी फिलहाल हम रेडॉक्स अभिक्रिया स्टार्ट करते हैं। एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अणु का ऑक्सीकरण तथा दूसरे का अपचयन होता है, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। सर एग्जाम्पल कैसे बताएंगे आप, ये तो बता दो हमें। ठीक है, जरा ध्यान से देखो भाई। सबसे पहला एग्जाम्पल कि मैं अगर जिंक की रिएक्शन CuSO4 के साथ करा दूं, CuSO4 के साथ करा दूं, तो मेरे पास ZnSO4 बन जाएगा और Cu निकल जाएगा अलग। अभी ध्यान से देखो, इस जिंक ने इस Cu को विस्थापित कर दिया और खुद वहां जाके जुड़ गया, तो एक तरीके से ये विस्थापन अभिक्रिया भी हो गई, है ना। हमने नंबर 3 की अभिक्रिया पढ़ी थी कि जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, तो उस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन यही अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया भी है। सर कैसे? यहां पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या है 0। सर ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? कुछ नहीं होता, अभी सिर्फ ध्यान रखो आपकी यहाँ पे इसका एक नंबर है 0। ठीक है, सॉरी, ठीक है, उम्मीद है सब कुछ चमक रहा होगा। हाँ, कुछ नहीं होता है, सिर्फ याद रखो कि जिंक का एक नंबर है 0। ठीक है, और यहां पे Cu का है नंबर +2। लेकिन ये जब अभिक्रिया पूरी होगी, क्योंकि CuSO4 के साथ जुड़ा था, इसके लिए थी इसकी +2। अब कौन जुड़ा हुआ है? Zn जुड़ा हुआ है, तो Zn पा जाएगा +2 और Cu पा जाएगा 0। अब कहने की बात, जो अकेला होता है उसकी होता है 0 नंबर, और जो किसी का साथ जुड़ा होता है उसका होता है +2 नंबर। ऐसा मान लीजिए आप। ठीक है, याद करने का तरीका बता रहा हूं। अब जब रिएक्शन हुई तो जिंक के साथ आगे कोई SO4, तो जिंक की +2 हो जाएगी, और ये अकेला हो गया तो इसकी 0 हो जाएगी। भैया जिंक के +2 जा रही है पावर, या ऐसे समझो कि जिंक पे आकर जुड़ रहा है ऑक्सीजन, जिंक की नंबर हो रहा है +2, या ऐसे समझिए कि जिंक पे आकर जुड़ रहा है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीकरण, यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीकरण। बहुत बढ़िया भैया। Cu पे था +2, कह में जा रहा है 0 में। Cu पे था +2, कह में जा रहा है 0 में। या फिर ऐसे समझिए, Cu ने ऑक्सीजन को खो दिया, Cu में से ऑक्सीजन हट रहा है, और जहां हट रहा है वहां पे क्या होता है? अपचयन। और एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा हो, जिसमें अपचयन भी हो रहा हो, उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, उम्मीद है एकदम बड़े अच्छे तरीके से आपको ये क्लियर हो गया होगा। हम लगभग सारी अभिक्रियाएं पढ़ चुके हैं। 2 और अभिक्रियाएं हैं, वो भी मैं आपको लिखवा देता हूं। चलिए, चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। अब 2 अभिक्रिया बची है, दोनों हम एक साथ ले लेते हैं। एक का नाम है उष्मा अक्षेपी अभिक्रिया, एक का नाम है उष्मा शोषी अभिक्रिया। अभी उष्मा अक्षेपी थोड़ा सा समझने का प्रयास करियो। पहले उष्मा शोषी देखो। उष्मा शोषी, शोषी का मतलब क्या होता है भाई? शोषण करना। शोषी मतलब शोषण करना, खराब करना, है ना, किसी को नुकसान पहुंचाना। किसको नुकसान पहुंचाया जा रहा? उष्मा को। भैया किसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है? उष्मा को। अब नुकसान तो तभी पहुंचाया जाएगा ना जब हम किसी चीज को ले रहे होंगे। भाई नुकसान हम किसी मान लो मुझे आपको नुकसान, या ओहो आपको क्यों नुकसान पहुंचाएंगे, मुझे आपके दुश्मनों को नुकसान पहुंचाना है, तो पहले आपको दुश्मनों को पकड़ना पड़ेगा ना, कि भैया आपके दुश्मन होने भी तो चाहिए, तभी तो मैं उन्हें नुकसान पहुंचाऊंगा, कि भैया। तो अगर उष्मा शोषी को, यानी कि उष्मा को नुकसान पहुंचाना है, तो उष्मा होनी भी तो चाहिए, उष्मा होनी भी तो चाहिए। बहुत बढ़िया। तो एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा खर्च होती है, कुछ खर्च जब होगी वो तभी तो खर्च होगी। तो भैया एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा खर्च होती है, उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया।
और इसका जस्ट उल्टी होती है उष्माक्षेपी, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम बोलते हैं उष्मा अक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, उष्मा अक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का एग्जांपल देखो भाई, जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है, जिसमें ऊष्मा बनती है, बाद में बनती है रासायनिक अभिक्रिया में अपने आप ही, कहती है कि लो भैया मैं तो बन गई, आप ले लो, आप मुझे क्या दोगे, आप ले लो, खुद से खुद दुश्मन बन रही है भाई साहब, तो उसे बोलते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। सर कैसे? अच्छा आपने बताओ, आपने कभी अपने घर में या आपके पापा ने कभी कली करी होगी, या आपने देखी होगी कली वाली आती है ना, वो जो व्हाइट सा कलर का हुआ करे, उसमें आप पानी डालते हो और पानी डालते एकदम बबूला उठाना स्टार्ट हो जाए भाई, बहुत ज्यादा गर्म हो जाए, वो हीट आया हुआ है एकदम से बहुत भयंकर लेवल की, तो वो हीट कहाँ से आई भाई? आप पानी डाल रहे थे, कले डाल रहे, दोनों चीज ठंडी, आपने गर्म नहीं करा, दोनों को मिलाया और एकदम से इतनी ज्यादा मात्रा में हीट निकलती है, उष्मा निकलती है बड़ी भयंकर भाई, हाथ वाथ में बहुत ज्यादा हीट पड़ती है ना वहां, तो वो एक उष्मा अक्षेपी का उदाहरण है, उष्मा अक्षेपी का उदाहरण है। जो वो चूना होता है ना, चूना जो आप जिसे आप कहते हो, उसका फॉर्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, और जब आप उसमें पानी डालते हो तो मेरे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसे CaO का OH का होल ट्वाइस। ठीक है, और इसके साथ साथ बहुत सारी उष्मा मुक्त होती है, बहुत सारी उष्मा मुक्त होती है, तो एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा मुक्त होती हो, उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, आप सांस लेते हो, सांस लेने में आपने ऑक्सीजन ग्रहण करी, ऑक्सीजन ग्रहण करने के बाद वो ऑक्सीजन क्या करती है, हमारे अंदर जो डाइजेशन हो रहा है, पाचन हो रहा है चीजों का, ग्लूकोज बनता है उसके दौरान, और उस ग्लूकोज को तोड़कर वो ऊर्जा मुक्त करती है, ऊर्जा बनाती है वो ऑक्सीजन, तो वो भी कौन सी अभिक्रिया हो गई भाई साहब? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो सब्शन एक उष्मा अक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि भाई एक क्वेश्चन आता है कि सब्शन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, समझाइए क्यों? तो भैया सब्शन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्योंकि इसमें ग्लूकोज के टूटने के बाद उष्मा मुक्त होती है, और जिसमें उष्मा मुक्त होती हो या ऊर्जा मुक्त होती हो, उस अभिक्रिया को उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। सर उसका भी एग्जांपल दे दो ना सर। देखो भाई, ग्लूकोज बना आपके पेट के अंदर C6H12O6, ऑक्सीजन जाएगी, सांस के दौरान ऑक्सीजन जाएगी, और ये ऑक्सीजन क्या करेगी, इसे तोड़ देगी CO2 में और H2O में, और साथ के साथ एनर्जी में, ऊर्जा में। ठीक, तो इसमें भी ऊर्जा मुक्त हो रही है। अब इसे बैलेंस कैसे करोगे सर? बैलेंस तो है ही नहीं, तो 6 मोलेक्यूल CO2 के लगा दो, 6 मोलेक्यूल पानी के लगा दो, भैया इधर 6 कार्बन है, 6 कम 6 कार्बन हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए इधर? 6 दूनी 12, 12 और 6 ऑक्सीजन ही रहे, 6 कम 6, 12 और 6 18, इधर कितने हैं? 6 तो ये रहे सर, 12 और चाहिए, 6 यहाँ लगा दो, 6 दूनी 12, 12 और 6 18, हाइड्रोजन 12 ही है, 6 दूनी 12, हाइड्रोजन 12 ही है, बैलेंस हो गई। इधर ऊर्जा, ये सर कैसे कर रहे हो? इसके बाद यही टॉपिक है, टेंशन मत लो, ये मैंने कैसे करा। ऊर्जा मुक्त हो रही है इस अभिक्रिया में, तो जो सब्शन है वो भी एक कैसी अभिक्रिया हो गई? उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई। ठीक है, उष्मा सोची जिसमें उष्मा खर्च होगी, तो भैया आपने वो वाली अभिक्रिया पढ़ी थी अभी 2 नंबर वाली वियोजन अभिक्रिया, उसमें हम उष्मा दे ही तो रहे थे। मान लो कि आपने CO3 जो बनाया था, उसमें आपने गर्म करा होगा चीज को, आप उसमें उष्मा ही तो दे रहे, उसे गर्म कर रहे, हीट कर रहे, उष्मा दे रहे, तभी तो वो टूट रहा, तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोल देंगे? उष्मा सोची अभिक्रिया, क्योंकि इसमें उष्मा खर्च हो रही है, इसमें उष्मा हम दे रहे हैं खुद से। उम्मीद है आपको सभी के सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार समझ में आ गए होंगे, नो के नो। मैंने एकदम आसान से सिंपल भाषा में आपको सारे के सारे एग्जांपल समझाए हैं विद थ्योरी। ठीक है, थ्योरी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल भी जाएगी। वैसे मैं जो बोल रहा था एकदम सिंपल थ्योरी थी, आप लिख भी लोगे और वीडियो को रोक के, मुझे पता है। ठीक है, बढ़िया। चलिए अब हम अगला टॉपिक लेते हैं इसका, कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, कि हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं। उससे पहले इसमें 2 छोटे छोटे टॉपिक और बचते हैं, प्लीज वो में समझ लीजिए, क्योंकि वो इसी से रिलेटेड है। एक बार और 2 छोटे छोटे से टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है भाई, एक संक्षारण है और एक विकृतगंधिता है। देखो एक छोटा सा टॉपिक है, एकदम छोटा सा, संक्षारण। संक्षारण का मतलब होता है खराब होना या जंग लगना। एक मिनट, ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। चलिए, संक्षारण का मतलब क्या होता है इसके बारे में बता रहा हूं आपको। संक्षारण का मतलब होता है खराब होना। किसका खराब होना? धातुओं का भाई साहब। आपने लोहे पे जंग लगता हुआ देखा? जी सर, देखा है। कभी चांदी को काला होता हुआ देखा?
है ना, वो चांदी जब बहुत पुरानी हो जाती है ना तो उस पर काली काली से रंगी परत चढ़ जाती है, फिर आप सुनार के पास जाते हो कि भैया इसे साफ कर दे, इसे धो दे, क्लीन कर दे, इसको चमका दे पहले जैसा, तो उसे ही हम बोलते हैं भैया संक्षारण। ठीक है सर, वो कैसे होता है? वो होता है भाई ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और नमी की उपस्थिति में। कि जब भी कोई धातु नमी की उपस्थिति में और आती है, नमी के संपर्क में आती है, नमी मतलब सर पानी के संपर्क में भाई, जहाँ पे पानी प्रेजेंट हो, तो उस समय में वो धातु खराब हो जाती है, उस पर कुछ ना कुछ परत चढ़ जाती है, ऑक्सीजन की परत चढ़ जाती है, इसे ही हम बोलते हैं धातु का संक्षारण। ठीक है, कैसे बोल देंगे कि जब कोई धातु नमी के संपर्क में आती है तो धातु का ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे उसके ऊपर ऑक्सीजन की परत जम जाती है, इसे ही हम धातु का संक्षारण बोलते हैं। उदाहरण क्या है सर इसका? उदाहरण क्या है इसका? इसका उदाहरण है लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना बड़ा फेमस है ये तो भाई, है ना, 10वीं का बड़ा फेमस उदाहरण है। दूसरा मैंने आपको जो बताया, चांदी का काली पड़ जाना, चांदी का काली पड़ जाना, ठीक है, वो आप देख सकते हो। सर एक वो भी बता दो इसकी रिएक्शन कैसे होती है। भैया जो आयरन होता है ना, लोहे का फॉर्मूला होता है Fe, ठीक है, इसका ऑक्सीकरण कराना है, मतलब ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और इधर बना लेगा FeO, FeO2FeO, ठीक है, तो इसमें 2 FeO चाहिए होंगे। तो भैया इस आयरन पे एक ऑक्सीजन की परत जम गई, इसी वजह से ये धातु खराब हो गया, इस पर जंग लग गया, और इसे ही बोलते हैं हम संक्षारण। ठीक है सर, इसे रोकने के उपाय क्या है? उपाय क्या है इसे सही करने के? सही करने के उपाय, पहला कि भैया हम लोहे की वस्तुओं को रंग सकते हैं, लोहे की वस्तुओं को रंग सकते हैं, रंग करके, ठीक है। दूसरा, ग्रीस लगाकर, ग्रीस होता है ना, आपने देखा होगा साइकिल के अंदर जो लोहे की चैन होती है भाई, उस पर ग्रीस ही किसी लगाता है ताकि उस पर जंग ना लग जावे, वो टूट ना जावे, ठीक है ना, इसे लगाते हैं ग्रीस। तो ग्रीस करके, अच्छा सर ग्रीस करके, बहुत बढ़िया। तीसरा, तीसरा हम कैसे कर सकते हैं सर? ये रंग लगाकर कर सकते हैं, ग्रीस लगाकर कर सकते हैं। तीसरा हम अन्य धातु की परत चढ़ाकर, अन्य किसी पदार्थ की परत चढ़ाकर, पदार्थ की परत चढ़ाकर। सर ये क्या है? भैया हम एक ऐसी पदार्थ की उस पर परत चढ़ा दें जो ऑक्सीजन से क्रिया ही नहीं करता, और जब वो ऑक्सीजन से क्रिया ही नहीं करने का तो भैया उसका ऑक्सीकरण ही नहीं होने का, और जब उसका ऑक्सीकरण ही नहीं होने का तो संक्षारण भी कहां से हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 तरीके हैं जिससे हम रोक सकते हैं संक्षारण को। इसी तरीके से एक और छोटा सा टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं विकृत गंधीता। क्या बोलते हैं? विकृत गंधीता। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे भी। टिचुक 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 टिचुक, हो नहीं रहा भाई साहब, हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा। चलिए भैया, फाइनल टॉपिक है हमारा विकृत गंधीता। इसका अभी नहीं खत्म हुआ, इसके बाद हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना सीखेंगे, ठीक है, आखिरी टॉपिक और रह जाएगा। विकृत गंधीता का भी मतलब यही होता है, आपने चिप्स देखे, चिप्स, चिप्स के अंदर खाने की चीजें उपस्थित है और उसके अंदर एक गैस भरी रहती है। कभी सोचा अगर हम उस गैस को निकाल दें तो क्या होगा? तो वो सील जाता है, देखा आपने, है ना। अगर वो गैस निकल जावे तो आप पैकेट्स को खरीदने से मना कर देते हो कि नहीं भैया इसका टेस्ट चेंज हो गया, इसका टेस्ट खराब हो गया होगा, ये तो सील गया होगा, हम नहीं से लेने के, एक फुल्ला हुआ दो जिसमें गैस प्रेजेंट है। अच्छा, तो वो विकृत गंधीता ही है भाई। कैसे सर? देखो जरा, जब किसी तेलीय या वसा युक्त खाद्य पदार्थ का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण हो जाता है तो उसके स्वाद में परिवर्तन होता है, इसे ही विकृत गंधीता कहते हैं। ठीक है, किसी तेलीय, है ना, या वसा युक्त खाद्य पदार्थ का ऑक्सीजन की उपस्थिति में स्वाद का परिवर्तित हो जाना, उसका खाद्य पदार्थ को विकृत गंधीता कहलाता है। उसमें गंध आने लगती है ना, और उसका टेस्ट चेंज होता है। बढ़िया, ये सब किसकी उपस्थिति में होता है? ऑक्सीकरण की वजह से। ये किसकी वजह से होता है भाई साहब? ये भी ऑक्सीकरण की वजह से, यानी कि जब ऑक्सीजन के साथ कोई भी तेल से युक्त चीज, कोई भी जिसमें वसा उपस्थित हो, वो चीज ऑक्सीजन की उपस्थिति में आती है तो उसके स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं?
विकृतगंधिता। तो सर उसे रोकते कैसे हैं? उसके अंदर कौन सी गैस फिल होती है? तो भैया हम इसे रोक सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट का यूज करके, एंटीऑक्सीडेंट का यूज करके, ऑक्सीडेंट का यूज करके। इसे हिंदी में बोल सकते हैं प्रतिऑक्सीकारक, प्रतिऑक्सीकारक का यूज करके, ठीक है, उपयोग करके। यानी कि उसके अंदर हम एक ऐसी गैस भर देंगे जो ऑक्सीजन को काम ही नहीं करने देने की, और जब ऑक्सीजन काम ही नहीं करने की तो ऑक्सीकरण ही नहीं होने का भाई साहब। तो ऐसी कौन सी गैस है सर? ऐसी कौन सी गैस है जो बच्चों को डरा रही है? तो ऐसी गैस है, नहीं, ऐसी गैस है भाई साहब नाइट्रोजन। ऐसी गैस है नाइट्रोजन, और बड़ी फायदे की गैस है भाई, है ना, आपके खाने की चीजों को खराब नहीं होने दे रही। तो विकृत गंधिता को रोकने के लिए हम यूज करते हैं नाइट्रोजन गैस को, जो कि एक प्रतिऑक्सीकारक है। प्रतिऑक्सीकारक मतलब एंटीऑक्सीडेंट है। चलिए, अभिक्रिया सारी की सारी हो चुकी है खत्म। अब अभिक्रियाओं को संतुलित करना सीखते हैं, कैसे होती है अभिक्रिया संतुलित। चलिए भैया, आज का इस लेक्चर का सबसे अंतिम पॉइंट जो है अभिक्रिया संतुलित करना। कैसे होता है इसके बारे में ध्यान से समझने का प्रयास करिए। मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूं कि मेरे पास H2 है, Cl2 है, दोनों आपस में अभिक्रियाएं कर रहे हैं और HCl बना रहे हैं। ये अभिक्रिया है और मुझे इसे संतुलित करना। संतुलित करने से मतलब है कि इधर जितने भी H होंगे या जितने भी Cl होंगे उतने ही इधर होने चाहिए बराबर। तीर के लेफ्ट साइड में जितने भी एटम होंगे, जितने भी परमाणु होंगे, यानी कि जितने भी नंबर होंगे उतने ही इधर होने चाहिए, तब वो अभिक्रिया संतुलित बन जाती है। कैसे? जैसे इधर हाइड्रोजन 2 है लेकिन इधर तो एक ही है, इधर भी 2 होने चाहिए। इधर Cl 2 है, इधर तो एक ही है, तो इधर भी 2 होने चाहिए। ठीक है, आप ऐसा कभी नहीं कर सकते। संतुलित करते समय ध्यान रखना, कभी किसी के नीचे आप कुछ नहीं लगा सकते। आप जब भी लगाओगे फ्रंट पे ही लगाओगे। इधर भी लगा सकते हो कोई भी नंबर, इधर भी लगा सकते हो कोई भी नंबर अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए। ठीक है, चलिए इसे संतुलित करके देखते हैं। इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 1 हाइड्रोजन, तो भैया 2 कर दो इन्हें, इसके सामने 2 लगा दो। लेकिन अब क्या हुआ, Cl भी तो 2 हो गए भाई, ये Cl भी तो इसी के साथ जुड़ा हुआ है ना। अब यहाँ पे एक की मल्टीप्लाई आप 2 में करोगे, एक की गुणा 2 में करोगे तो 2 कम 2, तो Cl भी तो 2 हो गए, इधर भी तो Cl 2 ही है, तो अब ये बैलेंस हो गई। ये होता है अभिक्रिया को संतुलित करना। एकदम आसान, खत्म हो गया भाई साहब। अभी आप बैलेंस करना सीख सकते हो, कैसे कैसे आप बैलेंस कर सकते हो। मान लो मैं अगला एग्जाम्पल लूँ, ये दूसरा एग्जाम्पल, ये सर FeO है मेरे पास, H2 के साथ Fe है मेरे पास, O2 के साथ रिएक्शन कर रहा और यौगिक बना रहा है FeO। इसे सर संतुलित कैसे करेंगे? ठीक है भाई, एक Fe है, एक Fe है, Fe तो बैलेंस है, इधर भी एक Fe, इधर एक, लेकिन इधर 2 ऑक्सीजन है, तो इधर भी तो ऑक्सीजन 2 करने पड़ेंगे, और ऑक्सीजन को 2 करने के लिए हम इसके सामने लगाएंगे। मैं पहले बता चुका, कभी किसी के पीछे आगे नहीं लगाओगे। अब जब आपने इसके सामने 2 लगाए तो ऑक्सीजन तो 2 हो गए, लेकिन Fe भी तो 2 हो गए। अब भाई Fe भी तो 2 हो गए हैं, तो Fe के सामने भी आप क्या लगा दोगे? 2। भाई ये चीज आपको पूरी पेपर के अंदर मिलेगी, आपको सिर्फ ये नंबर लगाने हैं। आप इधर भी लगा सकते हो नंबर, उधर भी लगा सकते हो, वो आपकी इच्छा है। बस आपको अभिक्रिया को संतुलित करना है। 2 Fe हो गए, 2 Fe हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 ही कम 2 ऑक्सीजन हो गए, ये भी बैलेंस हो गई। बहुत बढ़िया सर, हमसे तो आती है ये चीज, हमसे तो सर आती है ये चीज। आप क्या सिखा रहे हैं हमें? कुछ नई चीज सिखाओ भैया। इसको कर तू फिर बैलेंस, इसको करके दिखाओ बैलेंस मुन्ना, पसीने छूट जाएंगे। चलिए इसे बैलेंस करके देखते हैं भाई, ठीक है? ठीक है सर। सर इधर 2 ऑक्सीजन है, लेकिन इधर तो सर एक ही ऑक्सीजन है ना, पॉइंट वाली बात है। इधर 2 ऑक्सीजन, इधर सिर्फ एक ही ऑक्सीजन है, तो सर उधर 2 ऑक्सीजन करो। मैंने 2 लगा दिया। अब ऑक्सीजन तो 2 हो गए, लेकिन सोडियम कितने हो गए? 2 दूनी 4, 2 की गुणा 2 में करो, 2 दूनी 4। सर Na तो 4 हो गए अब। ओ, तो इधर भी Na 4 करने पड़ेंगे, तो 4 लगा दो ना भाई, हो गया बैलेंस। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो Al है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा, Al2O3 बना रहा है, Al2O3 बना रहा है। सर इसे बैलेंस करके दिखाओ, हम तो तब मन है। कुछ तो दिक्कत है भाई इसमें। इधर एक Al, इधर 2 Al, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर 3 ऑक्सीजन। अगर मैं इधर 2 लगा देता हूं तो Al तो हो जाएंगे बैलेंस, Al तो बैलेंस हो जाएंगे भाई, 2-2 हो जाएंगे। लेकिन ऑक्सीजन तो 2-3 का मामला हो रहा, और मैं 2 को 3 बना नहीं सकता और 3 को 2 नहीं बना सकता भाई, क्योंकि 2 से अगर मैं गुणा करूंगा
तो 2 दूनी 4 होंगे या 2 तिया 6 होंगे, है कि नहीं? एक काम करते हैं, इसके सामने 2 लगाते हैं। सर क्यों 2 क्यों लगा रहे हैं सर आप? देखो जरा भी बता रहा हूँ आपको, इसके सामने 2 लगाओ। क्यों? क्योंकि 2 तिया 6, ऑक्सीजन कितने हो गए 6, 2 तिया 6, तो यहाँ 3 लगा दो, 3 दूनी 6। अरे वाह, 2 दूनी 4, सर एल 4 हो गए, 2 दूनी 4, तो क्या फर्क पड़ता भाई, इधर 4 लगा दो। आया ना मजा भाई? ऐसे ही मजा आता है फिर, ठीक है ना, जब अपन से पढ़ोगे। मजाक कर रहा था। चलिए, अभी आपकी केमिस्ट्री हो चुकी है खत्म। अब आप घर से प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी बुक से बहुत सारे क्वेश्चंस की, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा अभिक्रिया को संतुलित करने का, आप वहां से भी देखकर अभिक्रिया को संतुलित करके प्रैक्टिस कर सकते हो। अभिक्रिया को संतुलित करने से भी लॉन्ग में क्वेश्चन आ सकता है, नहीं तो अभिक्रियाओं के प्रकार से लॉन्ग में क्वेश्चन आएगा 5 नंबर में। तो अगर आप इन्हीं उस पूरे टॉपिक को रैपिडली अच्छे तरीके से समझ गए हो तो टेंशन मत लो, आप एग्जाम में 7 नंबर के आसपास पढ़ चुके हो, 7 नंबर आपको छुटके हो जाती ही आ जाएंगे। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो भाई, आपके स्कूल का जो ग्रुप है उसमें शेयर कर दो, आपकी जो ट्यूशन का ग्रुप है उसमें शेयर कर दो, दिखाओ कि भैया आपने क्या चीज पढ़ लिया, क्या चीज ढूंढ ली है, ठीक है। अब ऐसे आप धुएं में इस चैप्टर को उड़ा दोगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो भूलना मत चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक भी करना है, ठीक है। कमेंट करके भी बताना है कि क्या मैं इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। अभी न्यू न्यू चैनल स्टार्ट किया है, तो आप सपोर्ट करोगे तभी मेरे को पता चलेगा कि हाँ भाई कुछ मेहनत कर रहे हैं, मिल के साथ में काम करेंगे भाई, है ना। एक दिन साथ में ऊंचाइयों को छुएंगे, हमने भी शुरुआत की है भाई। उम्मीद है पसंद आपको भी आया होगा डेफिनेटली, और अगर आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, तो नहीं बोलना चाहूंगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।